नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अवसर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने कल की क्लास के अंदर भारतीय संविधान के ऊपर चर्चा परिचर्चा शुरू कर दी थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम भारतीय संविधान के जो आधारभूत लक्षण हैं, जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि सिलेबस के अंदर भारतीय संविधान का परिचय और उसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताएं या फिर उनके आधारभूत लक्षणों का उल्लेख किया गया है, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक्स की आगे की क्लासेस के अंदर चर्चा करते रहेंगे। इस टॉपिक पे आने से पहले हम करंट अफेयर्स के कुछ विषय, करंट अफेयर्स के कुछ बिंदु जो पॉलिटिकल साइंस के करंट अफेयर्स के बिंदुओं के भीतर आते हैं, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं, जो कल और परसों पॉलिटिकल साइंस के राजनीतिक नियुक्तियों के संदर्भ में चर्चा में रहे हैं। तो सबसे पहले देखें तो सीजेआई यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नए सीजेआई बने हैं बी.आर. गवई। यदि आप सिलेबस को उठा के देखेंगे तो उसके अंदर न केवल पॉलिटिकल साइंस है, बल्कि पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ जो समसामयिकी के विषय है उसमें राजस्थान का करंट अफेयर्स और इंडिया का करंट अफेयर्स भी सिलेबस के अंदर है। तो राजनीतिक नियुक्तियों के उस बिंदु के तहत हम कुछ करंट अफेयर्स के जो एक दो दिन की घटना है, उसमें पहली घटना यह है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई को नियुक्त किया गया है और बी.आर. गवई 52वें सीजेआई है भारत के। सीजेआई जो कि न्यायपालिका की, जो भारत की न्यायपालिका है उसका सर्वोच्च पद है और सीजेआई की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सीजेआई की नियुक्ति की गई और नियुक्ति की जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, कॉलेजियम की व्यवस्था होती है और कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। फिर नियुक्ति के बाद इनको शपथ दिलवाई गई 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाने का दायित्व भी भारत के राष्ट्रपति का होता है। इसके साथ साथ अपन बी.आर. गवई के बारे में कुछ देखें तो ये भारत के दूसरे सीजेआई है जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, एससी से बिलोंग करने वाले सेकंड चीफ जस्टिस है। इससे पहले के.जी. बालाकृष्णन शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाले भारत के सीजेआई रह चुके हैं। और बी.आर. गवई के बारे में एक तथ्य यह भी है कि ये बौद्ध धर्म से आने वाले पहले सीजेआई, प्रथम बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में बी.आर. गवई पहली बार एक बौद्ध व्यक्ति भारत के न्यायपालिका के शीर्ष पद पर आसीन हुए। फिर दूसरी राजनीतिक नियुक्ति हम देखते हैं तो जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अजय कुमार इनको यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये दो फैक्ट हमने आज की क्लास के अंदर करंट अफेयर से जुड़े हुए देखे। अब हम आज का टॉपिक जो भारतीय संविधान के लक्षण हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, उसके ऊपर चलते हैं। संविधान की विशेषताएं या लक्षण। जो पॉलिटिकल साइंस की विभिन्न क्लासेज रहने वाली, उनमें सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि आज की क्लास
पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट के तौर पे देखें तो सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जहां पर संविधान के संदर्भ में जो भी अवधारणात्मक समझ के विषय है, अवधारणात्मक समझ के जो मूल्य है, उनको इस क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। यदि आज की क्लास में आप उपस्थित होके इन बिंदुओं को समझ लेते हैं तो मोटा मोटी आपके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी, एक तरीके से कहें तो संवैधानिक साक्षरता का विकास आपके अंदर होगा। तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा थोड़ा, और इसके यदि बिंदुओं को समझ लेते हैं तो बाकी तो तथ्यों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन अवधारणाओं की समझ यदि हो जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक समझ विकसित हो जाएगी। सबसे पहले संविधान की विशेषता यह है कि लिखित भारतीय संविधान है वो लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। सर्वाधिक व्यापक। हमारे संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद है। मूल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद थे। आज तो अनुच्छेदों की संख्या 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा और विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा 470 से भी ज्यादा अनुच्छेद आज हमारे संविधान के अंदर है। तो इतना व्यापक संविधान है। और लिखित संविधान है। हम संविधान की यदि दो प्रकार देखें, लिखित और मौखिक संविधान के रूप में, या लिखित और मौखिक की बजाय अलिखित कहना ज्यादा उचित होगा, तो ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में हम ये कई बार बात करते हैं कि वहां का संविधान लिखित संविधान नहीं है, क्योंकि वहां संविधान के रूप में कोई एक लिखित पुस्तिका विशेष नहीं है। जबकि भारत के लिए भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम से एक पुस्तिका लिख दी गई, संविधान सभा के द्वारा उस संविधान का निर्माण कर दिया गया। और सर्वाधिक व्यापक, यदि हम दूसरे देशों के संविधान से तुलना करें तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, जबकि सबसे पहले जो एक लिखित संविधान के रूप में अमेरिकी संविधान का निर्माण किया गया उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। इससे तुलना करें तो हमारे वाला संविधान तो व्यापक क्या, अति व्यापक हो गया। वहां 7 अनुच्छेद है और हमारे भारतीय संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद। चाहे फिर कनाडा के संविधान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें, तो वहां पर भी 150 के लगभग अनुच्छेद है और हमारे संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद है। तो ये एक संविधान की पहली और प्रमुख विशेषता होगी। अब हम चलते हैं दूसरी विशेषता की ओर। जीवंत संविधान। हमारा संविधान जीवंत है, मृत प्राय या डेड संविधान की तरह नहीं है। जीवंत इस सेंस में है कि हम स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल हमारे संविधान के अंदर संशोधन करने में सक्षम है, और न केवल सक्षम है बल्कि हमने संशोधन किए भी। 1950 26 जनवरी को जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, उसके बाद आज 75 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो इन 75 वर्षों के दौरान हमने संविधान के अंदर 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए। क्योंकि संविधान की ये विशेषता बेहद जरूरी है कि स्थितियां चेंज होती है तो फिर उसके अनुरूप और उसके अनुकूल संविधान में भी कुछ चेंजेस किए जा सके। तो ये एक जीवंत संविधान जो अपने अंदर समय समय पर परिवर्तन को लिए हुए हैं, संशोधनों को अपने अंदर समाहित किए हुए। फिर तीसरी विशेषता कि कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है हमारे संविधान में। कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। तो क्या हमारा संविधान कठोर है या हमारा संविधान लचीला है? ऐसा जब प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़ा होता है तो हमारा संविधान कठोर या पूर्ण तरीके से लचीलेपन की बजाय इन दोनों का समन्वय। अब कठोर संविधान क्या होता है और लचीला संविधान क्या होता है, इस शब्द को समझे। क्या लचीला संविधान वो है जिसको पिचका सके अपन, या कठोर संविधान वो हो गया जिसपे हथौड़ा मार दिया फिर संविधान भी नहीं टूटे? इस सेंस में कठोर या लचीले शब्दों का यूज नहीं किया गया, बल्कि कठोर संविधान उसे कहा जाता है जिसके अंदर संशोधन करना आसान नहीं होता, और लचीला संविधान वो है जिसको आसानी से संशोधित किया जा सके, बदला जा सके। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में हम देखें तो
वो इतना भी लचीला नहीं है कि केंद्र की सरकार जब भी चाहे उसके अंदर संशोधन कर सके, लेकिन इतना लचीला भी नहीं है कि जब चाहे संशोधन कर सके, और इतना कठोर भी नहीं कि आवश्यकताओं के अनुरूप और स्थितियों और परिस्थितियों की मांग की परिपूर्ति के अनुरूप उसमें परिवर्तन किया भी न जा सके। इसलिए कठोर और लचीलेपन का समन्वय है, और इसी समन्वय वाली स्थितियों के कारण हमारे संविधान के अंदर 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन अब तक किए जा चुके हैं। जबकि कठोर संविधान की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका का संविधान है, वो एक कठोर संविधान है, क्योंकि वहां जब संविधान संशोधन किया जाना होता है तो पहले तो जो अमेरिका की संसद है वहां से संविधान संशोधन को पारित होना होता है, और वो भी विशेष बहुमत के द्वारा। फिर वहां पर 3/4 राज्यों के द्वारा, विशेष बहुमत से 3/4 राज्य भी उसे पारित करें, तब जाके संविधान के अंदर संशोधन हो पाता है। तो अमेरिकी संविधान में अभी तक केवल 27 संशोधन ही हो पाए। हमने 75 वर्षों के अंदर 106 संशोधन कर दिए, लेकिन अमेरिका का जो संविधान है वो 1789 के अंदर लागू हुआ। तो इतने ज्यादा समय काल के अंदर भी केवल 27 संशोधन ही हो पाए, क्योंकि वहां पर कठोर संविधान। जो 27वां संविधान संशोधन है, वहां पर मैं रोचकता के लिए आपको तथ्य बता दूं कि जो ये लास्ट 27वां संविधान संशोधन हुआ है वो भी 1992 के अंदर हुआ है। यानी अमेरिका के संविधान में 1992 के बाद कोई भी संविधान संशोधन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे तो 106वां संविधान संशोधन, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में और महिलाओं को आरक्षण के रूप में जाना जाता है, वो 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी हाल ही में आपने खबरों में सुना होगा। लचीला संविधान, जहां पर संविधान को आसानी से बदला जा सके, इसका उदाहरण है ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर लचीला संविधान, या फिर जापान। तो इन देशों के अंदर जब चाहे संसद संविधान को अपने अनुकूल उसमें परिवर्तन कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है, उसके अंदर संवर्धन कर सकती है, उसको अपडेट कर सकती है। तो ये हमने अभी तक संविधान की 3 विशेषताएं देखी। अब और महत्वपूर्ण विशेषताएं आने वाली है। हमारे संविधान के अंदर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था, ये कौन सी व्यवस्था होती है? संसदीय व्यवस्था, इससे तात्पर्य है कि जो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग कौन से होते हैं? एक होती है विधायिका, जो कानून बनाने का काम करती है। दूसरी होती है कार्यपालिका, जो कानूनों को लागू करने का काम करती है। और तीसरी होती है न्यायपालिका। जब इन 2 अंगों की बात करें, कानून निर्माण और कानून को लागू करने वाली ये 2 संस्थाएं, ये दोनों संस्थाओं के बीच किस तरीके का संबंध है, उससे संसदीय व्यवस्था उसके अंदर परिलक्षित होती है। यदि ये दोनों अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, घनिष्ठ रूप से इनके बीच संबंध है, हम उदाहरण से आगे और स्पष्ट समझेंगे कि इनके अंदर घनिष्ठ संबंध कैसे होता है। यदि विधायिका और कार्यपालिका के अंदर घनिष्ठ संबंध है तो वो संसदीय व्यवस्था कहलाती है, और यदि इनके अंदर घनिष्ठ संबंध नहीं है, यानी कि विधायिका अलग और कार्यपालिका अलग है, तो वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है। अब हम एग्जाम्पल से इसको और स्पष्ट करते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत के संदर्भ में संसदीय व्यवस्था है और विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध है। चूंकि भारत के अंदर विधायिका के रूप में हम एमपी को चुनकर भेजते हैं, सांसद, तो ये सभी सांसद मिलकर विधायिका का निर्माण करते हैं। विधायिका को संसद भी कह सकते हैं आप, विधायिका या संसद। विधायिका यानी जो विधि का निर्माण करे, और हमारे भारत में विधि का निर्माण करने का कार्य संसद का। तो संसद के अंदर जो सदस्य हैं एमपीज, उनको हम चुन के भेजते हैं, उनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। फिर वही एमपी, उन्हीं एमपी में से कुछ लोग मंत्री बनाए जाते हैं, यानी कि वो कार्यपालिका का हिस्सा बनते हैं।
तो जो मंत्री होते हैं वही कार्यपालिका, वही तो कानूनों को लागू करने का काम करते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि घनिष्ठ संबंध हो गया, क्योंकि एक एमपी विधायिका का सदस्य, संसद का सदस्य भी है और वही एमपी मंत्री भी है, इसलिए इनके बीच घनिष्ठ संबंध हो गया और इस तरीके की व्यवस्था भारत के अंदर अपनाई गई। साथ ही साथ संसदीय व्यवस्था के अंदर दो प्रमुख होते हैं, राष्ट्र के दो प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र का और दूसरा वास्तविक। जो नाम मात्र का प्रमुख भारत में है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख है प्रधानमंत्री। नाम मात्र का या औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति को कहा जाता है, क्योंकि तमाम कार्य जो राष्ट्र के नाम पर किए जाते हैं, राष्ट्र के लिए किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। जो भी राष्ट्रपति कार्य करते हैं वो मंत्रिपरिषद, और जिसका मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसकी सलाह से करता है। इसलिए वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती है। तो संसदीय व्यवस्था से मोटा मोटी अर्थ ये हुआ कि जहां पर विधायिका और कार्यपालिका दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है और वहां पर दो प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और एक वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। फिर हम अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं। कितनी हो गई? 4। पांचवी विशेषता, एकात्मक लक्षणों के साथ संघीय व्यवस्था पाई जाती है भारत में। एकात्मक लक्षणों से युक्त संघीय व्यवस्था। यहां पर ये ध्यान रखें कि आपके एग्जाम में सवाल किस तरीके से बढ़ेंगे। आपके एग्जाम के अंदर इनको कोटेशंस के रूप में पूछा जा सकता है और कहा जा सकता है कि असंगत कथन कौन सा है या गलत कथन कौन सा है। तो 3 कथन तो सही दे देंगे और 1 कथन गलत दे देंगे, और इस तरीके से संविधान की विशेषताओं को और लक्षणों को पूछा जाएगा। तथ्यों के अंदर तो तमाम स्टूडेंट जो रट के जाएंगे वो याद करके सही कर पाएंगे, लेकिन संविधान के लक्षणों से यदि कोई सवाल आता है तो वहां बहुत जरूरी है कि आप उनको पहले समझे हुए हो। यदि आप समझ रखते हैं उनकी, तो ही वहां एग्जाम हॉल के अंदर सही कर पाएंगे। तो एकात्मक लक्षणों से युक्त संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था ये दोनों एक दूसरे के विपरीत और पूरक व्यवस्थाएं होती है। संघीय व्यवस्था, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संघीय व्यवस्था क्या होती है। संघीय व्यवस्था के अंदर किसी देश के अंदर एक देश की सरकार होती है और उस देश के भीतर जो राज्य होते हैं, जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की एक सरकार है और उसके अंदर राजस्थान, बिहार, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों की भी सरकारें। तो इस तरीके की व्यवस्था जहां पर होती है उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। यानी देश की सरकार भी है प्लस राज्य की सरकार भी है। ये स्थितियां होती है तो उसे संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। और भारत के अंदर ये स्थिति है, केंद्र के अंदर सरकार है और विभिन्न राज्यों के अंदर सरकार है, और दोनों सरकारें एक दूसरे से स्वतंत्र होकर नागरिकों के कल्याण के कार्य करती है। जबकि एकात्मक व्यवस्था के अंदर केवल एक देश की ही सरकार होती है, वहां उसके अंदर राज्य नहीं होते, और यदि राज्य होते हैं तो उनके लिए भी सरकारें नहीं होती, बल्कि केवल और केवल एक देश की केंद्रीय सरकार होती है, राष्ट्रीय सरकार होती है। तो यहां पर एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर स्थिति ये है, चीन के अंदर भी स्थिति यही है। सामान्यतः जो संघीय व्यवस्था होती है, संघ के अंदर संघ होता है और राज्य होता है, और एकात्मक में केवल संघ ही होता है। तो जो संघीय व्यवस्था है
वो संघीय व्यवस्था बड़े राज्यों के अंदर होती है। जो बड़ा देश होता है उसके अंदर शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस देश को कई छोटे छोटे राज्यों के अंदर बांट दिया जाता है और यह सुनिश्चित कर दिया जाता है कि वहां पर राज्यों की सरकारें भी व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम कर सके। जबकि एकात्मक देश जैसे ब्रिटेन तो छोटा है, एक चाइना अपवाद है, बाकी देश के दुनिया के सबसे बड़े जो 10 भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें जो 10 बड़े देश हैं उनके अंदर ये संघीय व्यवस्था ही है। 10 बड़े देशों में चाइना को छोड़ के 10 बड़े देश। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। तो रूस के अंदर भी यही व्यवस्था है, कनाडा के अंदर भी यही व्यवस्था है, अमेरिका के अंदर भी यही व्यवस्था है, भारत के अंदर भी यही व्यवस्था है, ब्राजील के अंदर भी यही व्यवस्था है। तो जो बड़े देश है वहां पर शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए संघीय व्यवस्था को अपनाया जाता है और छोटे देशों के अंदर एकात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है। ये हमने देख ली हमारे संविधान की एक विशेषता। अब हमारे संविधान के अंदर दोनों लक्षण पाए जाते हैं, संघीय व्यवस्था भी है और एकात्मक लक्षणों से युक्त संघीय व्यवस्था है। वो कैसे? क्योंकि भारत के अंदर दोहरी सरकार तो है, देश की सरकार भी है और विभिन्न राज्यों के अंदर अलग अलग राज्यों की सरकारें भी है। इसके साथ साथ यहां एकात्मक लक्षण ये पाया जाता है कि राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उस राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। यानी कि केंद्र अपना एक एजेंट राज्य के अंदर भेजता है, न कि राज्यपाल का चुनाव होता है। तो इस कारण से ये एक एकात्मक लक्षण हो गया, क्योंकि ये इस तरीके के राज्यों में पाया जाता है। क्योंकि केंद्र अपने प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल को भेज रहा है तो राज्यपाल कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को कंट्रोल करने का काम करेगा। उस राज्य के अंदर केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वो केंद्र की बातों को मनवाने का काम करेगा। इसलिए भारत के अंदर जो राज्यपाल की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है वो एक एकात्मक लक्षण हो गया। इसके साथ साथ जब आपातकालीन परिस्थितियां होती है तो राज्यों की सरकारों को भंग कर दिया जाता है, यहां तक कि कई बार विधानसभाओं को भी भंग कर दिया जाता है और केंद्र सरकार पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। तो आपातकालीन स्थितियों के अंदर भी ये संघात्मक व्यवस्था भंग हो जाती है और एकात्मक व्यवस्था लागू हो जाती है। एकात्मक व्यवस्था यानी जहां पर राज्यों का कोई औचित्य होता नहीं। तो इस तरीके से भारत की शासन व्यवस्था के अंदर एकात्मक लक्षण भी है और संघीय लक्षण भी है। अब संविधान के अंदर देखें तो एग्जैक्ट संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्या संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि भारत एक संघ है या भारत एक एकात्मक देश है? तो संघ के लिए जो इंग्लिश शब्द यूज होता है वो है फेडरेशन और एकात्मक के लिए जो इंग्लिश शब्द यूज होता है वो है यूनियन, यूनिटरी सिस्टम, और ये होता है फेडरल सिस्टम। तो भारत के संविधान के अंदर फेडरेशन शब्द कहीं भी यूज नहीं किया गया है, जबकि यूनियन शब्द यूज किया गया है। और यूनियन शब्द 395 अनुच्छेद जो है उसमें से जो पहला अनुच्छेद है उस पहले ही अनुच्छेद के अंदर ये लिख दिया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। जो अनुच्छेद 1 है उसकी मैं भाषा बोलता हूं, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। तो अनुच्छेद 1 के अंदर क्या लिखा गया है? यहां लिख देता हूं, अनुच्छेद 1 जहां से संविधान शुरू हो रहा है वहीं ये लिख दिया गया है कि जो इंडिया है या जिसे भारत कहते हैं वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, राज्यों का संघ होगा। तो यहां यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी एकात्मक व्यवस्था वाले इस दृष्टिकोण को संविधान के अंदर जोड़ा गया है। अब हम अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं। छठी विशेषता, भारत के संविधान के अंदर लोकप्रिय संप्रभुता को अपनाया गया है। हम जो भी शब्द इस डिजिटल बोर्ड पे लिखेंगे उसका अच्छे से अर्थ भी समझेंगे। लोकप्रिय संप्रभुता से युक्त संविधान है।
जब हम संविधान की प्रस्तावना देखते हैं, प्रस्तावना को भी संविधान का हिस्सा माना जाता है। प्रियम्बल जो हमारी पुस्तकों के पीछे भी लिखी आती है संविधान की प्रस्तावना के रूप में, जिसमें सबसे पहला शब्द है प्रस्तावना का, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो इससे स्पष्ट होता है संविधान सभा ने जब प्रस्तावना का निर्माण किया और उसमें पहला शब्द ये लिखा कि हम भारत के लोग, फिर जो तमाम मूल्य हैं, चाहे वो न्याय हो, स्वतंत्रता, अधिकार, उनको हम भारत के लोग एक्सेप्ट करते हैं और हमारे लिए संविधान का निर्माण करते हैं। तो एक तरीके से इस शब्द से ये तात्पर्य निकलता है कि जो संप्रभुता है वो भारत के लोगों के अंदर निहित है। अब संप्रभुता शब्द का अर्थ क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। संप्रभुता, संप्रभुता यानी कि सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति, सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति। लेने की शक्ति, सॉवरेनिटी। तो सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति भारत के अंदर किसमें निहित है? भारत के लोगों के अंदर निहित है। जब भी जैसे हमारे देश के संदर्भ में कोई निर्णय लिया जाना है तो वो निर्णय कौन लेता है? भारत की मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्तियों का यूज करता है और मंत्रिपरिषद की सलाह से यूज करता है। तो उन मंत्रियों को चुनकर किसने भेजा है? भारत की जनता ने। इसलिए जो संप्रभुता है वो अंतिम रूप से भारत के लोगों के अंदर निहित है, और लोगों के अंदर ही संप्रभुता को निहित होना लोकप्रिय संप्रभुता कहलाता है। यानी वो संप्रभुता जो लोगों के अंदर निहित है उसे लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं। और संप्रभुता से आशय क्या हुआ कि सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति। अब देश के बारे में कोई निर्णय लेना है, जैसे अभी युद्ध की स्थितियां परिस्थितियां आपने देखी बनी, तो युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, युद्ध विराम की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है और वो ये तमाम निर्णय प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। तो ये जो सर्वोच्च निर्णय लिए जा रहे हैं इसको संप्रभुता कहते हैं। अब जो भारत के लिए सर्वोच्च निर्णय ले रहा है वो भारत के ही लोग ले रहे हैं, ना कि कोई ब्रिटिशर्स या और कोई दूसरी शक्तियां ले रही है। इसलिए भारत एक संप्रभु देश है, क्योंकि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है और उसके जो निर्णय सर्वोच्च निर्णय लिए जा रहे हैं वो हमारे बीच में से ही लोगों को जहां चुन के भेजा है और वो मंत्री बने उनके द्वारा लिए जा रहे हैं। इसलिए संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता भारत के संविधान के अंदर निहित है। अब हम देखें जो लोकप्रिय संप्रभुता का ये कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले किसने दिया? तो ये भी कभी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो आप नाम याद रखें, ये रूसो ने दिया। रूसो एक स्विट्जरलैंड के थिंकर हुए, उन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया और वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक थे। वो चाहते थे कि लोग अपने निर्णय स्वयं ही लें। तो इस तरीके से लोकप्रिय संप्रभुता का विचार देने वाले जो चिंतक है, राजनीतिक चिंतक है, वो रूसो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ आप समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं अगली विशेषता की ओर। सातवीं विशेषता, हमारे संविधान के अंदर मूल अधिकार है। हमारे संविधान के अंदर मूल कर्तव्य है। मूल अधिकार, जब हमारा संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान लागू होता है उसी दिन से हमारे संविधान के अंदर मूल अधिकार है। और मूल कर्तव्यों को हालांकि बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से। हम आगे इनको विस्तृत चर्चा करके भी पढ़ेंगे, लेकिन एक विशेषता के रूप में इनका मोटा मोटी खाका तैयार कर देते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976। तो मूल अधिकार क्या होते हैं और मूल कर्तव्य क्या होते हैं? हम पहले ये समझ लेते हैं कि इन मूल अधिकार शब्द से क्या अर्थ है, ये होते क्या है और हमारे संविधान के अंदर जोड़े क्यों गए। जब देश की आजादी की बातें हो रही थी और हमारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, संविधान
सभा के द्वारा। तो हम एक आजाद देश, आजाद मुल्क की आवश्यकता क्यों महसूस कर रहे थे? हम आखिर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ क्यों रहे थे? स्वतंत्र होना क्यों चाहते थे? ताकि भारत के सभी लोग स्वतंत्रता के साथ जिंदगी को जी सकें, अपने अधिकारों का उपभोग कर सकें। कोई पराये देश का व्यक्ति आकर हमारे यहाँ के लोगों की स्वतंत्रता में सेंध न लगाए, उनकी अधिकारों की अंदर हस्तक्षेप ना करे। इस हेतु स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा हम आजादी की राह देख रहे थे और हम चाहते थे कि आजाद होने के बाद सभी लोग समानता के साथ, स्वतंत्रता के साथ और एक न्यायपूर्ण लाइफस्टाइल जी सके। इस हेतु हमारे संविधान के अंदर मूल अधिकार जोड़े गए और उस समय 7 मूल अधिकार जोड़े गए थे, 7 फंडामेंटल राइट्स। वर्तमान में 7 की बजाय 6 मूल अधिकार हमारे संविधान के अंदर है, ये याद रखें आप। तो एक जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब ये संविधान के अंदर तो हालांकि उसका उल्लेख है, लेकिन पहले ये मूल अधिकारों में आता था और अब एक केवल विधिक अधिकार के रूप में संविधान के अंदर है। तो वर्तमान में संवैधानिक स्थिति है कि 6 मूल अधिकार लोगों को दिए गए हैं हमारे संविधान के द्वारा। मूल अधिकार दरअसल करते क्या है? मूल अधिकार लोगों के लिए, ये लोगों के लिए, या एक तरीके से अच्छा शब्द यूज करें तो नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए, नागरिकों हेतु। और ये राज्य की जो शक्ति है उसमें कमी करते हैं। ये राज्य को रोकते हैं कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे जो लोगों की स्वतंत्रता के अंदर कमी करे। आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो लोगों की समानता या फिर जो उनके विभिन्न मूल अधिकार है उनमें कटौती करे। ऐसा काम राज्य नहीं करेगा, ऐसा काम देश नहीं करेगा। इसलिए ये राज्यों को रोकते हैं। ये राज्यों के विरुद्ध है, ये राज्य के विरुद्ध है। राज्य के विरुद्ध है और नागरिकों के समर्थन में। जबकि जो मूल कर्तव्य होते हैं ये लोगों के लिए होते हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि केवल अधिकारों का उपभोग करो, मुझे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वतंत्र भारत का एक स्वतंत्र नागरिक हूं, मुझे स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। हाँ ठीक है भाई, आपको स्वतंत्रता दी जाएगी, आप उसका युक्ति युक्त और तर्कसंगत तरीके से उसका यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आपके कुछ कर्तव्य भी है। आप यदि भारत के अंदर जी रहे हैं तो केवल अपने अधिकार यूज करने के लिए ही नहीं जी रहे, आपके कुछ कर्तव्य हैं कि आप देश के लिए भी कुछ करो और गरिमापूर्ण जीवन जीते हुए देश की उन्नति के लिए अपना कुछ योगदान दे सको। इस हेतु मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और ये लोगों के लिए कर्तव्य है, ये नागरिकों के लिए कर्तव्य है, ये नागरिकों के लिए। तो यहां नागरिकों को जिम्मेदाराना भाव आता है कि वो जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से, जिम्मेदारी से इन कर्तव्यों की परिपूर्ति करे, ध्यान रखे। जैसे इसमें मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे। तो ये एक तरीके से कोई अधिकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है कि जो संविधान वेताओं ने हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण किया है उस संविधान का भारत का हर नागरिक पालन करे। तो इस तरीके से, और ये मूल कर्तव्य ये राज्य के पक्ष में हमने देखा कि मूल अधिकार तो राज्य के विरुद्ध है क्योंकि वो राज्य को कुछ भी करने से रोकते हैं। यदि राज्य हावी हो जाता है, राज्य कह देता है कि कोई व्यक्ति अपने स्वतंत्रता के नाम पे कुछ भी बोलने लग गया कि मैं तो स्वतंत्र हूं, मुझे मूल अधिकार है, विचार और अभिव्यक्ति का भी अधिकार है, और विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बोलेगा, और वो बोलने लग जाता है। उस स्थिति में जब राज्य उसे रोकेगा तो व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के नाम पे कहां जाए, फिर उसके मूल अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? इस हेतु न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है कि यदि राज्य हावी होने लगे, देश हावी होने लगे उसके मूल अधिकारों पर,
तो न्यायपालिका उसके मूल अधिकारों की सुरक्षा करती है, वो गारंटर के रूप में है सुप्रीम कोर्ट। और मूल कर्तव्य राज्य के पक्ष में, क्योंकि जैसे व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करेगा तो राज्य के लिए अच्छी बात होगी। यदि संविधान में कहा गया है और वैसे व्यक्ति और देश के तमाम नागरिक चलते रहेंगे तो राज व्यवस्था को कायम रखना, वहां पर लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कर पाना और आसान हो जाएगा, राज्य के लिए स्थितियां और अनुकूल हो जाएगी। तो ये तो जोड़ा गया बाद में मूल कर्तव्यों को। और मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A के अंदर है और मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर है। तो ये हमने देखा हमारे संविधान की एक विशेषता है कि इसके अंदर मूल अधिकार भी है और मूल कर्तव्य भी है। फिर हम अगली विशेषता की ओर चलते हैं, 8वीं विशेषता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, वोट देने का जो अधिकार है, मत अधिकार, यह भी हमारे संविधान के अंदर लिख के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए दे दिया गया है। अनुच्छेद 326 के अंदर इसका उल्लेख है। जब हमारा संविधान निर्माण किया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, उस समय खूब चर्चा चली कि मत का जो अधिकार है वो क्या सभी भारतीयों को दे दिया जाए, क्योंकि उस समय भारत की साक्षरता बहुत कम हुआ करती थी, लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना का इतना विकास नहीं था कि वो अपने लिए एक उचित प्रतिनिधि का चुनाव कर सके। इसलिए काफी बहस भी हुई, क्योंकि इससे पूर्व जो अमेरिका का संविधान बनाया गया हो या फिर ब्रिटेन के अंदर जो व्यवस्थाएं थी, उनके अंदर सभी लोगों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। अमेरिका के अंदर पहले केवल और केवल पुरुषों को अधिकार दिया गया कि पुरुष ही वोट दे सकते हैं, और पुरुष में भी वे वाले पुरुष जो श्वेत है, अश्वेत नहीं। केवल पुरुष और श्वेत पुरुष ही मतदान कर सकते हैं। ब्रिटेन में भी कुछ ऐसी स्थितियां थी, शुरुआत में पुरुषों को अधिकार दिए गए मतदान के, फिर धीरे धीरे जब नारीवादी आंदोलन होते हैं, नारियों के द्वारा मांग की जाती है, तो उनको यानी कि श्वेत नारियों को, अभी भी अश्वेतों को नहीं, श्वेत नारियों को मतदान के अधिकार दिए गए। और फिर जब बाकी तबके तमाम आंदोलन करते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं, मानव अधिकारों की, तो श्वेत और अश्वेत सभी लोगों को धीरे धीरे अधिकार दिए गए। तो इस तरीके से उन पश्चिमी देशों के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो या फिर विभिन्न यूरोपीय देश, वहां पर मूल संविधान से जिस दिन उनका संविधान बना उसी दिन से सब लोगों को मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, बल्कि उनके जो मत का अधिकार है वो धीरे धीरे उनका विकास होता गया और कई चरणों में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। लेकिन हमारे संविधानवेताओं ने यहाँ एक सबसे बेहतर काम करते हुए मूल संविधान के अंदर ही ये प्रावधान कर दिया। मूल संविधान से तात्पर्य ये है कि जो संविधान 1950 में बना था उस संविधान को मूल संविधान कहते हैं, और आज का संविधान उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसके अंदर 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो मूल संविधान के अंदर ही सभी लोगों, सभी नागरिकों के लिए मतदान की व्यवस्था कर दी गई। और सभी नागरिक कौन? जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 21 वर्ष की आयु, वे भारतीय नागरिक जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होंगे वे चुनाव में अपना वोट डाल सकते हैं। ये अधिकार हमारे संविधानवेताओं ने मूल संविधान के अंदर ही दे दिया। फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे वृद्ध हो या युवा, चाहे मजदूर हो या पूंजीपति, वे सभी लोग मतदान करने के लिए स्वतंत्र है और उनको मत अधिकार के रूप में दे दिया गया, और उनके मत की वैल्यू भी समान होगी। चाहे मुकेश अंबानी वोट देते हैं, उन्हें भी उनका मत भी एक गिना जाएगा, और चाहे बाबूलाल भी वोट देता है, कोई मोतीलाल एक सामान्य नागरिक भी वोट देता है, तो उसकी भी वैल्यू एक होगी। फिर 21 वर्ष की आयु, इसके अंदर बाद में संशोधन कर दिया गया, और 61वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989, जिस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी, उस समय इस 21 वर्ष की आयु को घटा के 18 वर्ष कर दिया गया।
तो आज वस्तु स्थिति यह है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक चुनाव के अंदर वोट देने के लिए अपना अधिकार रखता है। तो ये हमारे एक संविधान की एक तरीके से कहें तो यूनिक विशेषता है जो मूल संविधान के अंदर प्रदान कर दी गई। फिर हम चलते हैं अगली विशेषता की ओर। नवी विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जिन्हें डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी। ये भारतीय संविधान के अंदर भाग उल्लिखित कर दिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये क्या होते हैं? ये वो तत्व हैं, वो वैल्यूज हैं, वो सिद्धांत हैं जो राज्य के लिए निर्देश का काम करेंगे। यानी जब संविधान निर्माण किया उस समय जो चीजें उसी समय लोगों को, नागरिकों को दे दी गई, उनको तो मूल अधिकार कह दिया, और जो चीजें, जो मूल्य और ऐसे कुछ आधारभूत तत्व उस समय नागरिकों को दे नहीं पाए, उनके लिए ये प्रावधान कर दिया कि आने वाले समय में राज्य जब सक्षम हो जाएगा तो ये नागरिकों को प्रदान कर देगा। यानी नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। राज्य जब भविष्य में नीतियां निर्माण करेगा, जब अधिनियम नियम बनाएगा, उस समय ध्यान रखेगा इन नीति निर्देशक तत्वों का जो भाग 4 के अंदर लिख दिए गए हैं। जैसे भाग 4 के अंदर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों के रूप में लिखाया गया कि पंचायती राज का विकास करेगा। जब मूल संविधान था उस समय पंचायती राज का विकास नहीं हुआ था। जब संविधान लागू हुआ उस समय पंचायती राज व्यवस्था भारत के अंदर नहीं थी, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ये उल्लेख कर दिया गया, राज्य को निर्देश दिया गया कि आने वाले समय में जब स्थितियां अनुकूल हो जाएं और राज्य आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए तो उनको निर्देश दिया गया कि वो पंचायती राज व्यवस्था को भी लागू करेंगे। और हम जानते हैं कि राज्य ने आगे 1992-93 के अंदर जो 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके द्वारा भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। तो संविधानवेताओं ने तो निर्देश दिया कि राज्य ये करेगा, और राज्य ने उस निर्देश को मानते हुए उन नीति निर्देशक तत्वों की पूर्ति के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके उस निर्देश को माना और पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। तो इस तरीके से नीति निर्देशक तत्व राज्य को निर्देश देने के लिए होते हैं, निर्देश देने हेतु। किसके लिए निर्देश? जब भी वो आगे भविष्य में नीति निर्माण करेगा। फिर हम अगली विशेषता की ओर चलते हैं। 10वीं विशेषता हमारे संविधान की त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार ये हमारे संविधान की अद्वितीय विशेषता है। शायद ही किसी दुनिया के अन्य संविधान के अंदर ऐसी विशेषता है। त्रिस्तरीय सरकार यानी आप इस त्रिभुज से समझिए, सबसे ऊपर तो केंद्र सरकार है, फिर विभिन्न राज्यों के अंदर राज्यों की सरकार है, और तीसरे स्तर पर स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन जिसे पंचायती राज और नगर पालिकाएं कहा जाता है। तो भारत के अंदर हालांकि मूल संविधान के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों प्रावधान थे, और 73वें और 74वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके द्वारा इस तीसरे स्तर को भी हमारे राज्य व्यवस्था के अंदर जोड़ लिया गया और जो सरकार है वो त्रिस्तरीय हो गई। अब इससे फायदा क्या होता है कि त्रिस्तरीय सरकार हमारे संविधानवेताओं ने नीति निर्देशक तत्वों के अंदर पंचायती राज की बात क्यों की, और उसके बाद भी
जो 1950 के बाद संवैधानिक विकास होता है और विभिन्न संशोधन होते हैं, इसमें ये आवश्यकता क्यों महसूस की गई कि त्रिस्तरीय सरकार बनाई जाए, यानी इस स्तर को भी शामिल किया जाए, स्थानीय स्वशासन को भी शामिल किया जाए। तो इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हुई ताकि लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना का विकास किया जा सके और भारत के नागरिकों को अधिकाधिक उनकी जन सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके, शासन के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदारी निभाए। इस हेतु इस तीसरे स्तर की व्यवस्था कर दी गई और आप इस स्तर से काफी रूबरू होंगे। हो सकता है कि राज्य सरकार के एमएलए और केंद्र सरकार के एमपी मंत्री आपसे ज्यादा कांटेक्ट में ना हो, लेकिन स्थानीय स्वशासन के जो भी नेता है वो हमारे आस पड़ोस के, चाहे वो सरपंच हो, पार्षद हो, या फिर उप सरपंच, वार्ड पंच, डेलीगेट, जिला प्रमुख सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और प्रधान, तो ये तमाम जो पदाधिकारी हैं वो स्थानीय स्वशासन के पदाधिकारी हैं। तो इतने सारे पद जब स्थानीय स्वशासन के अंदर क्रिएट किए गए तो शासन के अंदर भागीदारी बढ़ी और भारत के नागरिकों के अंदर ये अंदर से उन्हें भाव आने लगा कि कहीं न कहीं हम भी शासन के अंदर भागीदारी रखते हैं, हम भी अपने अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं और भारतीय शासन व्यवस्था को चलाने के अंदर हम एक अपना योगदान दे पा रहे हैं। इस तरीके से त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना हमारे संविधान के अंदर उसका उल्लेख कर दिया गया, उसका प्रावधान कर दिया गया। फिर हम चलते हैं अगली विशेषता की ओर। 11वीं विशेषता, विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, इस शब्द से क्या तात्पर्य? हमारे संविधान के अंदर विधि के शासन को अपनाया गया, यानी कि क्या किसी भी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होगा या किसी एक निकाय का शासन नहीं होगा, बल्कि शासन होगा विधि का, यानी कि लॉ का, कानून का शासन होगा, विधि का शासन होगा। विधि के शासन से तात्पर्य है कि विधि सर्वोपरि है, विधि सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है विधि। और विधि की नजर में सब समान है। कानून की नजर में, आप विधि शब्द से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, अपन कानून लिख देते हैं। कानून की नजर में सभी समान है, मतलब कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सभी समान, विधि सर्वोपरि है। हम हमारे देश के अंदर देखते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता, तो संविधान भी एक विधि है, वो एक मूल विधि है, बाकी विधियां उसको आधार मानते हुए बनाई जाती है। तो भारतीय संविधान वेताओं ने विधि के शासन को अपनाया। विधि के शासन को अपनाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? किसी एक व्यक्ति विशेष के शासन को क्यों नहीं अपनाया गया? जैसा कि पहले की राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं के अंदर राजा के पास ही सारी शक्ति होती थी, और यदि किसी एक व्यक्ति के पास शक्ति होती है तो वो निरंकुश हो सकता है, वो कभी भी लोगों पर अत्याचार कर सकता है, लोगों की स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है, उनकी स्वतंत्रता में सेंध लगा सकता है। इसलिए ये जरूरी था कि किसी व्यक्ति विशेष की बजाय विधि सर्वोपरि, और कानून के अंदर जो लिख दिया गया है वो एकदम परफेक्ट है। उसके अंदर फिर कोई भी चाहे व्यक्ति हो, कानून सबके लिए समान होगा, समान स्थितियों में समान कानून होगा। तो ये हमारे एक संविधान की विशेषता हो गई, विधि का शासन। इस तरीके से आज की क्लास में हमने भारतीय संविधान की जो आधारभूत लक्षण है या जो विशेषताएं हैं उनकी चर्चा की। एक बार अपन रैपिडली इनका वापस रिवीजन कर लेते हैं। संविधान आधारभूत लक्षण, जो कि हमारा आज का टॉपिक था। सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स के दो बिंदुओं पर चर्चा की कि 52वें CGI के रूप में DR गवई को
भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में अजय कुमार इनकी नियुक्ति की गई। फिर पहली विशेषता हमने देखी लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है जिसके अंदर 395 अनुच्छेद, और दूसरी विशेषता हमने देखी कि जीवंत संविधान है क्योंकि इस संविधान के अंदर 75 वर्षों के अंदर 106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। फिर तीसरी विशेषता हमने देखी कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है क्योंकि स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल इसके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। फिर चौथी विशेषता देखी भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था है यानी कि दो प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र का राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री। फिर हमने पांचवी विशेषता देखी कि एकात्मक लक्षणों से युक्त संघीय व्यवस्था हमारे संविधान के अंदर अपनाई गई है। और फिर लोकप्रिय संप्रभुता से युक्त संविधान जहां पर लोग अंतिम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और फिर हमारे संविधान के अंदर मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया, ये हमने सातवीं विशेषता देखी। फिर अगली विशेषता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, ये भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 326 के अंदर उल्लेख किया गया। और 18 वर्ष से ज्यादा व्यक्ति, पहले 21 वर्ष का उल्लेख था जिसे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा चेंज करके 18 वर्ष कर दिया गया। फिर नवी विशेषता हमने देखी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी हमारे संविधान के अंदर है। और त्रिस्तरीय सरकार यानी कि केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन, 3 स्तर पर सरकारों का निर्माण किया गया। और अंतिम विशेषता के रूप में हमने देखा हमारे शासन व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर विधि के शासन को अपनाया गया। तो आज की क्लास में हमने भारत के संविधान की जो आधारभूत लक्षण है उनकी चर्चा की। अगली क्लास में किसी और बिंदु पर, हमारे सिलेबस के किसी और बिंदु पर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।